गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है वो PIVD। PIVD मीन्स प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो PIVD का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे सिंपल सा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? सपोज दिस इज द डिस्क बिटवीन दिस। सपोज दिस इज L4, दिस इज L5, दिस इज S1। क्योंकि ज्यादातर जो डिस्क बल्ज होता है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, वो L4, L5, S1 रूट पे ही होता है जी। ज्यादातर ऐसा होता है। तो ऐसा देखा गया कि L4, L5 और S1 रूट पे आपका डिस्क प्रोलैप्स इन्हीं रूट पे होता है, ओके? इन्हीं नर्व रूट से होता है। तो दिस इज डिस्क। और डिस्क को हम यहाँ पे ले लेते हैं डिस्क को समझने के लिए, ठीक है? डिस्क का क्या स्ट्रक्चर है, ओके? इस डिस्क में क्या क्या होता है, ये सब देखने के लिए हम इस डिस्क को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? ये हमने रफ सा डायग्राम बना दिया डिस्क का। सपोज दिस इज योर सेंट्रल इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस। जो ये बाहर वाला जो आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसस। बाहर वाले को बोलेंगे एनुलस फाइब्रोसस। जो अंदर वाला होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस। बाहर वाले को बोलेंगे एनुलस फाइब्रोसस, ठीक है? तो ये अंदर वाला होता है, किस चीज का बना होता है बताइए? अंदर वाला किस चीज का ये बना होता है? एक जिलेटिनियस मटेरियल, ओके? ये जिलेटिनियस एक चिपचिपा सा कोई पदार्थ होता है, जिलेटिनियस मटेरियल होता है, जेली जैसा। उसका ये अंदर वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बना होता है। जो बाहर वाला जो एनुलस फाइब्रोसस अपना जो बाहर वाला है, ये जो एनुलस फाइब्रोसस है, ये किस चीज का बना होगा? ये अपना बना होता है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू का, ओके? फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू का। बाहर वाला किसका? फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू का, ठीक है? इतना ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक? जो सिंपल सा डिस्क हमने ये ले लिया यहाँ से। तो डिस्क ये है। डिस्क का जो होता है अपना, डिस्क का जो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अंदर वाला जो है, ये जो जिलेटिनस मटेरियल जो वाला जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। जो बाहर वाला जो फाइब्रस रिंग होती है, इसको हम एनुलस फाइब्रोसस बोल देते हैं। ये फाइब्रोकार्टिलेजियस टिश्यू का बना होता है। जो ये डिस्क होती है, ठीक है भाई? जो ये डिस्क होती है, ठीक है सर? जो ये डिस्क होती है, इसके सर ध्यान से, ये जो डिस्क होती है, जो इसके यहाँ पे एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसे? एंड प्लेट। दोनों तरफ ये होती है एंड प्लेट, ओके? एंड प्लेट। ये एंड प्लेट का क्या फंक्शन होता है? एंड प्लेट का यही फंक्शन होता है कि जो आपकी वर्टिब्रा से डिस्क को न्यूट्रिशन देने के लिए, ओके? वर्टिब्रा जो डिस्क को न्यूट्रिशन देने के लिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये आपके वर्टिब्रा से डिस्क को न्यूट्रिशन देती है, एंड प्लेट्स, ओके? इनका ये फंक्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी और डिस्क, ठीक है? यहाँ तक। अब हम स्टेजेस देखेंगे। ये तो होगा डिस्क का स्ट्रक्चर। अब इसके हम स्टेजेस देखेंगे कि PIVD के क्या क्या स्टेजेस हैं, मतलब इसके ये कैसे कैसे होता है, मतलब कौन कौन सी स्टेजेस में, तो वो सब देखेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है। पहला इसमें 4 स्टेज होती है, 1 2 3 4। पहला कौन सा होता है? पहला होता है डिस्क डीजनरेशन, या ऐसे क्या भी बोलोगे, एनुलर टियर, सिंपल। दूसरा होगा आपका प्रोट्रूशन, दूसरा हो गया प्रोट्रूशन, जो हो डिस्क बल्ज भी बोल देते हैं इसको, डिस्क बल्ज। तीसरा हो गया एक्सट्रूशन, जिसको डिस्क हर्निएशन भी बोल देते हैं। चौथा हो गया सीक्वेस्ट्रेशन। ओके, इसको एक एक को हम समझ लेते हैं इस साइड में, ठीक है। जैसे कि ये हमारी डिस्क का स्ट्रक्चर हो गया। पहला क्या बताया? एनुलर टियर। एनुलर टियर कैसे होगा? बस जैसे टियर एनुलर, जो ये एनुलर फाइब्रोसिस है, एनुलर फाइब्रोसिस का टियर हो जाता है सिंपली। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, 70 to 80%। मीन्स ये बहुत कॉमन होता है, कहने का मतलब है ये बहुत कॉमन होता है एनुलर टियर। दूसरा होता है प्रोट्रूशन डिस्क बल्ज, यानी आपकी डिस्क यहाँ पे आपका ये मान लो डिस्क, ये आपकी वर्टेब्रा है, ये तो यहाँ पे आपका वो भी हो रहा है, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये लिगामेंट से आपका ये डिस्क ऐसे बल्ज हो जाएगा, मतलब ऐसे बल्ज सा हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर नहीं जाएगा डिस्क, लेकिन बल्ज हो जाएगा, वो होगा आपका डिस्क बल्ज, प्रोट्रूशन या डिस्क बल्ज हो जाएगा। तीसरा है एक्सट्रूशन या डिस्क हर्निएशन, इसमें आपका डिस्क बाहर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला सबसे डेंजर होता है, सबसे खतरनाक, सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा? इसमें बाहर भी आ जाएगा आपका डिस्क, ये आपका जो है अंदर वाला मटेरियल डिस्क का बाहर भी आ जाएगा, ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो भी है अंदर वाला, ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके ये टुकड़ों में टूट जाएगा, मतलब ये डिस्क टूट जाएंगे यहाँ से, और ये बाहर आके एक अलग ही हो जाएगा, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये सिक्वेस्ट्रेशन सबसे डेंजर होता है, ठीक है। सो इसके बाद हम चलेंगे इसके सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में क्या क्या देख लेंगे हम? सिम्टम्स एक तो हम एक्यूट स्टेज को देख लेंगे, एक अपन क्रोनिक स्टेज को देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टेज हो जाएगी। एक्यूट स्टेज टिपिकली अराउंड 5 to 7 days, क्रोनिक आफ्टर दैट क्रोनिक। एक्यूट में पहले क्या क्या सिम्टम आ जाएंगे? जैसे कि मैं हूँ, सपोज मुझे तो हुआ भी है ये कंडीशन, टू बी ऑनेस्ट मुझे हुई है। तो एक्यूट में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, तो मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है सब। एक्यूट कंडीशन में क्या होगा? इसमें जैसे ही आपने कोई भारी वजन उठा लिया सपोज, या फिर आपको कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, भारी वजन उठाया फिर कोई ट्रॉमा हुआ, तो उससे आपको अचानक से एक झटका सा फील होगा पीठ में, और आपको मतलब आप सपोज आप इस पोजीशन में हो, ठीक है, आप इस पोजीशन में हो तो आप यहीं रह जाओगे, मतलब इतना ज़्यादा आपको मसल स्पाज्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आपकी मसल खींच जाएंगी, अकड़ जाएंगी कि आप इसी पोजीशन में रह जाओगे। यदि आप हिलोगे तो आपको बहुत दर्द होगा, थोड़े से मूवमेंट से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। ये एक्यूट स्टेज में होता है। तो अपन मतलब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्यूट स्टेज में। सो एक्यूट स्टेज में मेनली बैक एक विल बी देयर, सीवियर बैक एक, यू कैन से सीवियर बैक एक देयर ड्यू टू द स्पाज्म। ये स्पाज्म हो जाता है मसल्स का, जिससे कि अपनी स्पाइन भी एक रिजिड हो जाती है, एक स्पाइन हिलती नहीं है, वो रिजिड हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है, तो बहुत सीवियर बैक पेन होता है एक्यूट स्टेज में। और इसके अलावा जो है आपका वो तो माइनस ही होगा, एक्यूट स्टेज में इतना नहीं दिखता आपका साइटी का सिम्टम। तो उसके बाद आप क्रोनिक में आ जाते हैं। क्रोनिक में आपके बैक पेन तो धीरे धीरे रिलीव हो भी जाता है, लेकिन आपका जो बहुत सी कंडीशन में आपके लेग में पेन जाएगा, उसके बाद लेग में पेन जाएगा, उसके साइटिका बोलते हैं। तो लेग में पेन जाएगा तो क्या क्या सिम्टम होंगे? तो लेग में मतलब एक तो ऐसे समझ लेगी लेग में पेन कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा, तो ऐसे
साइड से जाएगा, मोस्टली साइड से जाता है, या पीछे से भी जा सकता है, थाई के पीछे से भी, लेकिन साइड से ही जाता है, थाई के साइड से जाता है। यहाँ से पेन होता है, हिप से स्टार्ट होते ही नीचे नीचे की तरफ जाता है। तो यदि आपके काफ के लेटरल साइड में पेन है, लेग के लेटरल साइड में पेन है, तो वो मोस्टली आपकी L5 रूट को प्रेस कर रहा होगा। यदि आपके काफ के पीछे की तरफ, लेग के पीछे की तरफ पेन है, तो वो मोस्टली आपकी S1 रूट कंप्रेस हो रही होगी। ठीक है, ये है मेन थिंग। उसके बाद क्रोनिक स्टेज के भी हो गए हमारे सिम्टम, और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि टिंगलिंग हो गई, नमनेस हो गई, प्रेस्केसिया हो गया, ये सब आ सकते हैं। जैसे हम कॉमनली जो भी आप पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को मतलब झंझनाहट सी होती है, मतलब मेरा पेन का कभी कभी सुन भी पड़ जाता है, ये सब वो बोलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब दिख सकते हैं। और एक्सट्रीम, दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम, वेरी रेयर, कि आपको वो भी हो सकता है कि आपकी बाउल और ब्लड सिम्टम्स भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बस। उसके बाद चलते हैं अपन ये हो गया ना मेन चीज। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक जो चीज है आपकी डिस्क, मतलब कहाँ कहाँ से हर्निएट होती है वो आप फटाफट से देख सकते हैं। तो आपकी पोस्टीरो सेंट्रल से होती है, पेरा सेंट्रल से होती है, एक आपकी हो जाती है पोस्टीरो लेटरल से हो जाती है। तीन मेन चीज होती है कि आपकी डिस्क यहाँ से भी जा सकती है पोस्टीरियर की तरफ, पोस्टीरो सेंट्रल, पेरा सेंट्रल एक चीज होती है, एक डायरेक्शन उधर जा सकती है, और एक पोस्टीरो लेटरल। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। इसके बाद अपन ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे, मतलब डायग्नोसिस की तरफ। पहले तो डायग्नोसिस कैसे डायग्नोसिस करोगे? पहले तो आपका मतलब कि ये क्लिनिकली डायग्नोसिस कंडीशन है, आपको क्लिनिकली इसको डायग्नोस कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। सो क्लिनिकली ये मेन तो आपको सिम्टम से डायग्नोसिस करते हो, जो भी मैंने आपको सिम्टम बताए उनसे। उसके प्लस आप किस तरफ जाओगे? दो टेस्ट है, SLR है, एक है लेसेग्यू टेस्ट। दीज आर टू टेस्ट। SLR is a simple leg raise test. Okay, straight leg raise test. Okay, so simply you raise your leg straight up. मतलब means your clinician will raise your leg straight, and you see which degree is pain will start, typically 60-70 which degree. Okay, so that then Lesieux test कुछ नहीं है, बस आप हिप को 90 डिग्री करना है, हिप को 90 डिग्री पर मोड़ना है, और उसके बाद नी भी बेंड करना है 90 डिग्री। उसके बाद वो धीरे धीरे इनको एक्सटेंड करेगा, तो देखेगा पेन कहाँ पर होता है। ठीक है, लेसिव्यू टेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। कॉमनली यही टेस्ट किया जाता है रूटीनली क्लिनिक में। ठीक है, उसके बाद आपके रेडियोलॉजी में आपकी क्या आ जाता है? एक्सरे आ जाता है, आपका MRI आ जाता है, आपका CT स्कैन आ जाता है। एक्सरे मेनली रूल आउट अदर कंडीशंस लाइक अलग बोनी लीशंस। एक्सरे का कोई रोल नहीं होता, वैसे एक्सरे में कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद MRI इज द मेन थिंग यार। MRI में आपको रूट कंप्रेशन भी दिख जाएगा, कौन से लेवल पे वो भी दिख जाएगा, एक्सियल व्यू है, आपका लॉन्जिट्यूडनल व्यू है, वो सब दिख जाएंगे। ठीक है, कंप्रेस कहाँ हो रही है, नर्व कितना कंप्रेस हो रही है, वो सब चीज़ें दिख जाएंगी। या एनुलर टियर हो रहा है, या फिर आपका प्रोट्रूशन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें, बल्ज हो रहा है या हर्निएशन हो रहा है। उसके बाद CT स्कैन भी की जा सकती है, लेकिन CT स्कैन की MRI कर ले तो जरूरत पड़ती नहीं है, CT स्कैन। और इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे हम? मेनली ट्रीटमेंट में एक्यूट और क्रोनिक दोनों हमने बता दिया। एक्यूट स्टेज है, क्रोनिक स्टेज है। सो एक्यूट में आप क्या दोगे? पहले तो आपको बोलोगे कि पेशेंट को स्ट्रिक्टली एडवाइस हम देते हैं कि आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है, आगे की तरफ झुकना नहीं है, और भारी वजन नहीं उठाना है, भारी वजन नहीं उठाना है। ये दो चीज़ें पक्की माइंड में रखना है, भारी वजन नहीं उठाना, आगे की तरफ झुकना नहीं है। ये बहन हो गया दोनों चीज़ें एक्यूट स्टेज में। इसके बाद एक्यूट स्टेज में हम सब दवा भी दे देते हैं कि एनाल्जेसिक हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एनाल्जेसिक और उसका कॉम्बिनेशन मसल रिलैक्सेंट का, जीरोडोल
TH4 मैक्स, ये हो गया। प्लस हम एक दवा दे देते हैं कि हम नर्व पेन के लिए दे देते हैं, न्यूरोपैथी के लिए दे देते हैं, वो अपनी होती है प्रीगाबालिन प्लस और मिथाइल कोबालेमिन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि गाबालिन एंड एक ड्रग होती है, या फिर न्यूरोबैंड जैसी कोई भी ड्रग हम दे सकते हैं। ये ड्रग लॉन्ग टर्म तक चलती है, क्रोनिक स्टेज में चलती है। ये तो हम एक्यूट में ही देते हैं। एक्यूट में ये दे देते हैं, पहले हम बता देते हैं कि आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है, नीचे की तरफ मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। उसके बाद हम बता देते हैं कि भारी वजन नहीं उठाना है। उसके बाद हम ये दवा दे देते हैं, ये भी दवा दे देते हैं एक्यूट में। फिर एक खाली पेट की दवा दे दी जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको बोल देते हैं कि हम आइस पैकिंग से सिकाई करनी है, या फिर फूड फॉर्मेंटेशन जो भी करना है, मेनली आइस पैक से, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। फिर क्रोनिक स्टेज आती है। क्रोनिक में हम प्रीगाबालिन और मिथाइल कोबालिन को तो कंटिन्यू रखेंगे ही। उसके बाद हम क्रोनिक स्टेज में प्रीगाबालिन प्लस मिथाइल कोबालिन विल कंटिन्यू, ठीक है। प्लस फिजियोथेरापी इज द मेन, क्रोनिक फिजियोथेरापी इज द मेन, ओके। फिजियोथेरापी में आप दो चीज़ बताओगे, एक तो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज। स्पाइनल एक्सटेंशन इज स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज मीन्स आपको एक तो नी टू चेस्ट वाला एक्सरसाइज बता दिया जाएगा। आप लेट जाओ, नी को आप चेस्ट पे लाना है, 10 सेकंड तक रखना है, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है। फिर आपको एक आपकी बैक को उठा के रखना है, मतलब लोअर बैक को उठाना है 10 सेकंड तक। एक ऐसी एक्सरसाइज बता दी जाती है फिजियोथेरापी में। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको क्रोनिक स्टेज में तो आपको रेस्ट तो मना ही है, रेस्ट करना ही नहीं है क्रोनिक स्टेज में। एक्यूट में आपको 2 से 4 दिन रेस्ट बताया जाएगा एक्यूट स्टेज में, वो भी प्रिफरेबली ऑन हार्ड काउच का यूज करना है। 2 से 4 दिन एक्यूट स्टेज में, तो 2 से 4 दिन आपको रेस्ट करना है, लेकिन क्रोनिक में कोई रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्रोनिक में कोई रेस्ट नहीं करना है। क्रोनिक में आपको डेली रूटीन का काम करनी है और चलना है। जितना चलोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।